एपिसोड की शुरुआत रूडो के बचपन से होती है। छोटा था तो उसके दिमाग में हमेशा एक सवाल घूमता रहता था। जिन लोगों को क्रिमिनल और कचरा समझकर पिट में फेंक दिया जाता है, उनका आखिर होता क्या है? शहर में लोग बातें करते थे कि एक और ट्राइब फोक को पिट में फेंक दिया गया, और फिर हंसते हुए कहते, पता नहीं ये लोग इतने क्राइम क्यों करते हैं, इनके दिमाग में तो जैसे कचरा भरा है। कहानी वापस प्रेजेंट में आती है, जहां रूडो खुद पिट में है। वो एक बड़े से मॉन्स्टर से भाग रहा है जो पूरा कचरे से बना है। मॉन्स्टर की दहाड़ के साथ ही और भी कचरे के बने जानवर वहां आ जाते हैं और उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं। रूडो के दिमाग में सवाल दौड़ता है, ये चीजें हैं क्या और चल फिर कैसे रही हैं? वो भागता रहता है, तभी उसके पैरों के पास एक इंसान की खोपड़ी आती है। ऊपर की ओर देखते हुए वो गुस्से से चिल्लाता है, तुम कमीने मुझे इस नर्क में कैसे फेंक सकते हो? भागते भागते वो एक घाटी से नीचे फिसल जाता है। इस जगह की हवा इतनी जहरीली और गंदी थी कि सांस लेना भी मुश्किल हो गया था। अगर जल्दी से यहां से नहीं निकला तो ऐसे ही मर जाएगा। उसे कोई सेफ जगह चाहिए, लेकिन सामने तो बस कचरे का अनंत समंदर फैला था। खून की उल्टी शुरू हो जाती है और उसी वक्त मॉन्स्टर भी उसके पास पहुंच जाते हैं। वो सोचता है, क्या मैं ऐसे ही मर जाऊंगा? मैं कुछ कर भी तो नहीं सकता। तभी उसे रेक्टो की याद आती है और दिमाग में एक ही ख्याल, मैं अभी नहीं मर सकता। बहुत कुछ बाकी है। बदला लेना है उन लोगों से जिन्होंने मुझे अपराधी घोषित करके इस पिट में फेंक दिया, और सबसे पहले उस कमीने को ढूंढना है जिसने रेक्टो को मारा था। तब तक जिंदा रहना होगा। अचानक उसके ग्लव्स में किसी तरह की लाल एनर्जी चमकने लगती है। सामने कुछ चीजें रोशनी में चमक रही थीं। वो एक पाइप उठाता है और जैसे ही मॉन्स्टर उस पर झपटता है, रूडो पाइप से उसके मुंह पर जोरदार वार करता है। दूर कहीं एक आदमी ये सब देख रहा होता है। रूडो अब टूट पड़ता है। पाइप से, आसपास पड़ी हर चीज से वो मॉन्स्टर्स पर वार करता है, लेकिन जहरीली हवा उसकी हालत बिगाड़ती जा रही थी। दो मॉन्स्टर एक साथ उस पर टूट पड़ते हैं। तभी वो लाल एनर्जी फिर भड़कती है और रूडो एक मॉन्स्टर की गर्दन उड़ा देता है। फिर जमीन से एक चद्दर का टुकड़ा उठाकर दूसरे मॉन्स्टर को पूरी तरह खत्म कर देता है। मानो उसके अंदर कोई अनजान सुपर पावर जाग गई थी। जो भी चीज उसके हाथ लग रही थी वो जैसे हथियार में बदल जाती थी। लेकिन सामने सबसे बड़ा, सबसे खतरनाक मॉन्स्टर अब भी खड़ा था। वो रूडो पर झपटा और एक जोरदार वार से उसे दूर फेंक दिया। रूडो जाकर एक अजनबी आदमी के सामने गिरा। उसके हाथ में एक छाता था और मुंह पर एक अजीब सा मास्क। बिना कुछ कहे वो आदमी झुककर रूडो के चेहरे पर भी वैसा ही मास्क पहना देता है। जैसे ही मास्क लगता है, रूडो को पहली बार इस जहरीली हवा में साफ सांस मिलती है। सांस संभलते ही रूडो सवालों की बरसात कर देता है, तुम यहां रहते हो? ये जगह क्या है? वो मॉन्स्टर क्या था? लेकिन वो आदमी बस ठंडे स्वर में कहता है, शांत रहो। रूडो बार बार पूछता है और वो हर बार उसी सख्ती से उसे चुप रहने को कहता है। आखिर गुस्से में वो आदमी भी फट पड़ता है, तुम्हारे जैसे लोगों ने ही ये पूरा कचरा यहां फेंका है, और मैं कब से कह रहा हूं चुप रहो। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। कचरे का वो विशाल मॉन्स्टर उनकी ओर बढ़ रहा था। आदमी ने जल्दी से समझाया, ये कचरे के बने जानवर हैं, इन्हें यूं खत्म नहीं किया जा सकता, और ये आवाज पर रिएक्ट करते हैं। तभी तो मैं कह रहा था चुप रहो, ये सब तुम्हारी गलती है। मॉन्स्टर उनके पीछे आ ही चुका था। आदमी ने अपने छाते में एक अजीब सी एनर्जी भर दी और पलक झपकते ही वो छाता एक घातक हथियार में बदल गया। जैसे ही मॉन्स्टर ने हाथ बढ़ाया, वो छाता तेजी से घूमने लगा, एक चक्री की तरह। एक वार में मॉन्स्टर का हाथ कटकर गिर गया और उसके साथ ही उसका कचरा मिट्टी में बदलने लगा। लेकिन अब सामने पूरे झुंड के झुंड खड़े थे। आदमी ने बिजली की रफ्तार से वार किए और एक ही झटके में सबको खत्म कर दिया। रूडो हैरान रह गया, ये कैसी पावर है? अगर ये ताकत मेरे पास हो तो मैं सबको सबक सिखा सकता हूं। तभी सबसे बड़ा मॉन्स्टर गुस्से में एक भारी पत्थर उस आदमी पर फेंकता है, जिसे वो अपने छाते से बीच में ही काट देता है। फिर छाता बड़ा होकर एक जबरदस्त धमाका करता है, इतना तेज कि पूरा मॉन्स्टर चूर चूर होकर खत्म हो जाता है, और अगले ही पल वो छाता फिर से नॉर्मल हो चुका था। रूडो ने हाफते हुए पूछा, आखिर तुम हो कौन? एंजी ने मास्क हटाया और बोला, मेरा नाम एंजी है, मैं एक क्लीनर हूं। लेकिन अगले ही सेकंड नाक पर हाथ रख के बदबू से कराहते हुए मास्क वापस पहन लिया। और तूने कमीने मेरा मास्क क्यों उतरवाया? रूडो कुछ बोल भी नहीं पाता और वहीं बेहोश हो जाता है। सीन बदलता है, एक फ्लैशबैक। छोटा रूडो कुछ बच्चों से लड़कर लौटा था। गुस्से में उसने कहा था, चीजों में भी जान होती है। बच्चे हंस पड़े। तभी रेक्टो पास आकर पूछा। रेक्टो ने मुस्कुराकर पूछा, तो क्या तुमने पलट कर मारा? रूडो ने सिर हिलाकर मना कर दिया। अच्छा किया, रेक्टो ने कहा और पास बैठ गया। उसने धीरे धीरे समझाया, अगर तुम किसी चीज का अच्छे से ख्याल रखो तो उसमें सोल आ जाती है। रूडो की आंखों में जिज्ञासा चमक उठी। मतलब जान आ जाती है? रेक्टो हंसा, ये बस एक पुरानी कहानी है। लोगों ने ये इसलिए बनाई होगी ताकि वो अपनी चीजों का ध्यान रखें,
लेकिन मैं इस बात पर यकीन करता हूं, जैसे ये टॉवल, देख ये तुम्हें कितने अच्छे से साफ कर देता है। रूडो ने उत्सुकता से पूछा, तो उस कुर्सी में, उस टेबल में, उनमें भी सोल हो सकती है? हो सकती है, रेक्टो ने कंधे उचकाकर कहा। और इन ग्लव्स में? रेक्टो ने रूडो की आंखों में देखते हुए कहा, अगर तुम इनका अच्छे से ख्याल रखोगे तो वक्त के साथ इनमें भी सोल आ जाएगी। कहानी वापस प्रेजेंट में आती है। रूडो को होश आता है, वो चेन से बंधा हुआ था। उसे एंजी घसीटते हुए ले जा रहा था। मुझे छोड़ दो, मुझे ऊपर जाना है, रूडो चिल्लाया। एंजी ने ठंडे लहजे में जवाब दिया, नामुमकिन, ऊपर वाली जगह को हम स्पेयर कहते हैं और वहां से आने वालों को स्पेयराइट। तुम ऊपर उड़कर क्या जाओगे? वो जगह तो हमेशा मूव करती रहती है। आसान शब्दों में कहूं तो अभी तो ये नामुमकिन है, ये ख्याल मन से निकाल दो। रूडो ने आंखें तरेड़ते हुए कहा, मैं वापस जाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। और तुमने कहा कि अभी पॉसिबल नहीं है, मतलब तुम जानते हो कि ऊपर कैसे जाया जा सकता है। मुझे इस दुनिया के बारे में जानना है, उस मॉन्स्टर के बारे में भी, और तुम्हारी पावर के बारे में भी। मैं भी ये ताकत पाकर स्पेयर में रहने वाले कीनों को खत्म कर दूंगा। जब तक तुम सब कुछ नहीं बताते, मैं चुप नहीं बैठूंगा। एंजी ने उसे घूरा, फिर बोला, ठीक है, मैं तुम्हें सब बताऊंगा। वो उसे घसीटते हुए खुली जगह पर लाया। वहां एक पुराना सा घर था। रूडो को वहीं छोड़कर वो जाने लगा। तभी उस घर से कुछ लोग बाहर निकले। एक आदमी पास आकर झुका और पूछा, बच्चे, तुम कहां से आए हो? ऊपर से? हाँ, मैं ऊपर से गिरा हूं। ये सुनते ही सबने अपने मास्क उतार फेंक दिए। हैरानी से बोले, तुम सच में ऊपर से आए हो? मैंने आज तक ऊपर से आए किसी को जिंदा नहीं देखा, लेकिन ये तो हमारी भाषा बोलता है। एक आदमी बोला, ये जरूर सच कह रहा है, हमने तो अब तक सिर्फ डेड बॉडीज देखी हैं। देखो तो कैसे बांध कर लाया इस बेचारे को, इसकी चेन खोलो। जब उन्होंने उसकी बेड़ियां खोली, रूडो मन ही मन सोचने लगा, ये लोग तो उस एंजी से काफी बेहतर लग रहे हैं। रूडो को आजाद करने का नाटक करने के बाद उन लोगों ने चालाकी से उसे एक ट्रक में बांध दिया। उनमें से एक हंसते हुए बोला, अब ठीक है, ये सोने का अंडा कहीं भाग के नहीं जाएगा। असल में ऊपर से गिरने वाले लोगों की लाशें यहां अच्छी कीमत में बिकती थीं। उनके कपड़े तक बाजार में ऊंचे दाम में बिकते थे। लेकिन रूडो, वो तो जिंदा था, इसकी कीमत तो कई गुना ज्यादा लगने वाली थी। क्यों कोई ऊपर से आए इंसान एक स्पेराइट को खरीदना चाहेगा? वजह साफ थी, नफरत। ऊपर वालों ने अपना सारा कचरा नीचे फेंका, जिससे यहाँ की हवा जहर बन गई। इसी जहर से मॉन्स्टर पैदा हुए, लोगों के घर उजड़े, कई अपनी जान गंवा बैठे। इसलिए नीचे के लोग ऊपर वालों से नफरत करते थे, जलती हुई पुरानी नफरत। एक आदमी रूडो के मुंह में खाना ठूसते हुए बोला, कैसा लगा? हमारे खाने को भी कचरा ही समझते हो ना? ऊपर तो तुम लोग कचरे को हाथ भी नहीं लगाते होगे। रूडो ने उसकी उंगली पर काट लिया, इतना जोर से कि खून निकल आया, और फिर खुद ही वो खाना खाने लगा। ठंडे लहजे में कहा, ये कचरा नहीं है, इसे अब भी खाया जा सकता है। जिससे मैं मिला हूं, सबने मुझे कुछ न कुछ सिखाया है। अमीर गरीब ऊपर नीचे ये बांटना बंद करो। ये कहते ही रूडो ने अपनी जंजीरें तोड़ दी। उसके चारों ओर लाल रोशनी की लहर फैल गई। आसपास की चीजें हवा में उठने लगीं। दूर से एंजी ये सब देख रहा था। रूडो को रेक्टो की बात याद आई, अगर तुम किसी चीज का ख्याल रखो तो उसमें सोल आ जाती है, और वो सोल तुम्हारी मदद करती है। उसे समझ आ गया, उसके ग्लव्स में पावर आ चुकी है। उसने पास पड़ी एक चेन उठाई। बाकी लोग दंग रह गए। स्पेराइट भी पावर यूज कर सकते हैं? एंजी ने धीरे से कहा, जो लोग चीजों में जान डाल सकते हैं और उनकी ताकत बाहर निकाल सकते हैं, उन्हें गिवर कहते हैं। गांव के लोग उस पर टूट पड़े। एक ने चिल्लाकर कहा, उससे चेन छीन लो, गिवर अपने ऑब्जेक्ट के बिना कुछ नहीं कर सकता। उन्होंने चेन उससे छीन ली। रूडो ने बिना समय गंवाए एक पुराना टायर उठा लिया और उसे भी ट्रांसफॉर्म कर दिया। सबके चेहरे से रंग उड़ गया। ये एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट यूज कर सकता है। टायर को हथियार की तरह घुमाते हुए रूडो ने सबको पछाड़ दिया। फिर वो उसी उंगली वाले आदमी के पास पहुंचा जो अब भी गालियां दे रहा था। वार करने ही वाला था कि पीछे से आवाज आई, ठंड रख यारा, काफी हो गया। एंजी आ चुका था। रूडो ने टायर गिरा दिया। वो मिट्टी बनकर बिखर गया। सांस संभालते हुए उसने पूछा, अभी ये क्या हुआ? एंजी ने कहा, मुझे देखना था कि तुम्हारी पावर कितनी है। अब मैं तुम्हें इस दुनिया और इस ताकत के बारे में सब बताऊंगा, लेकिन बदले में क्लीनर्स ज्वाइन कर लो। हमें तुम्हारे जैसे की जरूरत है। रूडो ने ठंडे स्वर में जवाब दिया, मुझे नहीं करना। इसी दौरान हमें जानका नाम का एक आदमी दिखता है, जिसे एंजिन कॉल करके बताता है कि उसे कचरे के ढेर में एक खास लड़का मिला है, जिसके अंदर ऐसी पावर है जैसी उसने पहले कभी नहीं देखी। इसी वजह से उसने रूडो को अपनी टीम में शामिल कर लिया है। फिलहाल ये लोग एक डॉक्टर के पास हैं जो रूडो का इलाज कर रहा है। रूडो साफ कह देता है कि उसे टीम ज्वाइन नहीं करनी और वो वापस ऊपर जाना चाहता है।
तभी डॉक्टर चिल्लाते हुए कहता है कि वो कचरे के ढेर की तरफ गया ही क्यों था। थोड़ी देर और उस हवा में सांस लेता तो सीधा ऊपर टिकट कट जाता। ऊपर से गुंडों ने किडनैप भी कर लिया था, तो उसे इस भले इंसान का शुक्रिया अदा करना चाहिए। और हाँ, वो कोई बूढ़ा आदमी नहीं बल्कि बूढ़ी औरत है। इलाज पूरा होने के बाद दोनों बाहर निकलते हैं और इलाज का खर्च एंजिन चुका चुका होता है। रूडो उसे धन्यवाद देता है, लेकिन अपनी बात दोहराता है कि उसे टीम ज्वाइन नहीं करनी, बस ऊपर जाने का रास्ता जानना है। एंजिन उसे समझाता है कि यहाँ के लोग ऊपर वालों से नफरत करते हैं, और अगर किसी को पता चल गया कि वो ऊपर से आया है तो उसकी खैर नहीं। यहाँ जानकारी मुफ्त में नहीं मिलती, इसलिए चुप रहो और उसके साथ चलते रहो। दोनों एक जगह बर्गर खाने बैठते हैं। रूडो को बहुत भूख लगी थी। वो सोचता है कि उसे लगा था पिट में बस कचरा है, लेकिन यहाँ तो शहर और लोग भी हैं। एंजिन उसे समझाता है कि यहाँ अनीमा नाम की एक एनर्जी होती है जो समय के साथ इकट्ठा होती है, और कचरे वाले मॉन्स्टर इसी एनीमा से बनते हैं। ये इंसानों को देखते ही हमला कर देते हैं, ज्यादातर कचरे में रहते हैं, लेकिन कभी कभी शहर में भी आ घुसते हैं। आम हथियारों से इन्हें मारा नहीं जा सकता, लेकिन रूडो के ग्लव्स इन्हें खत्म कर सकते हैं। जैसे एक शेफ अपने पसंदीदा चाकू को सालों तक धार देता है, या एक राइटर अपने पेन को खास समझता है, वैसे ही जब कोई इंसान किसी चीज का लंबे समय तक ख्याल रखता है तो उसमें अनीमा आ जाती है। ऐसे हथियारों को वाइटल इंस्ट्रूमेंट्स कहते हैं। एंजिन के पास उसका छाता है और रूडो के पास उसके ग्लव्स। चूंकि मॉन्स्टर अनीमा से बनी है, इसलिए उन्हें हराने के लिए अनीमा वाले हथियार की जरूरत होती है, लेकिन बहुत कम लोग ही अपनी पावर को बाहर ला पाते हैं। रूडो और एंजिन जैसे लोगों को यहाँ गिवर्स कहा जाता है। रूडो मन ही मन सोचता है कि रेक्टो हमेशा सही कहता था, किसी चीज का अच्छे से ख्याल रखो तो उसमें जान आ जाती है। एंजिन समझाता है कि क्लीनर्स एक टीम है जो कचरा मॉन्स्टर से लड़ती है, और उन्हें रूडो जैसे और गिवर्स की तलाश है। रूडो सीधा सवाल करता है, अगर मैं तुम्हारी टीम ज्वाइन कर लूं तो क्या तुम मुझे ऊपर जाने का रास्ता दिखा दोगे? एंजिन कंधे उचकाते हुए कहता है, ऊपर कैसे जाते हैं, मुझे तो कुछ भी नहीं पता। ये सुनकर रूडो गुस्से से भर जाता है, लेकिन एंजिन तुरंत जोड़ देता है कि उनके बॉस को बहुत सी बातें पता हैं, शायद ये भी। तो अगर रूडो को जवाब चाहिए तो उसे बॉस से मिलना होगा। तभी एंजिन पूछता है, ये ग्लव्स तुम्हें किसने दिए? रूडो बताता है कि ये उसके पापा की आखिरी निशानी है। एंजिन कहता है, तो इसलिए तुम इनका इतना ख्याल रखते हो, तुम्हारे ग्लव्स में सोल है। ये सुनकर रूडो को रेक्टो की याद आ जाती है। इसी बीच एंजिन का फोन बजता है और वो जाने की तैयारी करता है। रूडो उसे अब तक बचाने के लिए धन्यवाद देता है। एंजिन उसे पैसों की एक पोटली देता है और बताता है कि ये पैसे उसने उसके पुराने कपड़े बेचकर निकाले थे, जिनसे हॉस्पिटल और खाने का बिल चुकाया गया था। ये सुनते ही रूडो भड़क जाता है, लेकिन एंजिन समझाता है कि वैसे भी वो कपड़े पहनते ही लोग पहचान जाते कि वो ऊपर से आया है। फिर वो कहता है कि वो उसके होने वाले ट्रेनर से मिलने जा रहा है और रूडो को वहीं रुकने को कहता है। रूडो मन में सोचता है कि जैसे ही ऊपर जाने का रास्ता मिलेगा वो इस टीम को लात मारकर छोड़ देगा। तभी अचानक एक बिल्ली आती है और उसकी पोटली उठाकर भाग जाती है। रूडो उसके पीछे पीछे एक गली में जाता है। वहां उसे एक लाठी पड़ी मिलती है, जिसे उठाकर वो दौड़ने लगता है और आखिरकार बिल्ली से पोटली छीन लेता है। लेकिन ये लाठी असल में जानका की होती है, जो आकर उसे वापस मांगता है। रूडो सोच में पड़ जाता है कि इसे फालतू की लकड़ी इतनी क्यों पसंद है। तभी जानका उसे धक्का देकर लाठी छीन लेता है, और रूडो उसके कपड़ों पर लगा बैज देखकर समझ जाता है कि ये भी एंजिन की तरह एक क्लीनर है और ये लाठी इसका स्पेशल आइटम है। जानका गुस्से में कहता है, मेरे खजाने को चुराने की हिम्मत कैसे हुई? अब तुम्हें सबक सिखाना पड़ेगा। वो लाठी को लोहे की रॉड में बदल देता है और रूडो पर अटैक करते हुए कहता है, चोरी का फल तो भुगतना पड़ता है रूडो। रूडो हैरान होकर पूछता है, तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? जानका हंसते हुए बताता है कि एंजिन ने उसे पहले ही सब बता दिया था और वही उसका नया ट्रेनर है। फिर वो ताना मारता है, सोचा नहीं था कि ये भी सिखाना पड़ेगा कि चोरी करना गलत है। रूडो सफाई देता है कि वो तो बस उस बिल्ली से अपने पैसे वापस लेने की कोशिश कर रहा था। जानका ताना मारता है कि लगता है तुम्हारे बाप ने तुम्हें अच्छे संस्कार नहीं दिए। ये सुनते ही रूडो का गुस्सा भड़क उठता है, लेकिन तभी उसे रेक्टो की एक बात याद आती है। अगर तुम चाहते हो कि कोई तुम्हारी बात सुने तो उससे शांति से बात करो और सोचो कि उसके मन में क्या चल रहा है। रूडो समझ जाता है कि उसने जानका की लाठी चुरा ली थी, तो इसको गुस्सा आना तो बनता है। अगर कोई उसके ग्लव्स चुरा लेता तो वो भी यही करता। रूडो शांत होकर जानका से माफी मांगता है और कहता है कि उसे नहीं पता था कि ये लाठी उसके लिए इतनी खास है। ये सुनते ही जानका का गुस्सा कम हो जाता है और वो भी माफी मांगता है कि ये उसका खजाना है, इसलिए वो ज्यादा भड़क गया था। रूडो हैरान होता है कि सिर्फ बातचीत से मामला सुलझ गया। रेक्टो सच में सही कहता था। जानका उसका हाथ पकड़कर उठाता है और पूछता है कि उसका स्पेशल आइटम क्या है और वो उससे क्या कर सकता है। रूडो अपने ग्लव्स दिखाता है और कहता है कि उसे खुद भी नहीं पता कि ये क्या कर सकते हैं। जानका उसकी तारीफ करते हुए कहता है कि ग्लव्स तो कमाल के हैं। फिर वो पूछता है कि वो क्लीनर्स क्यों ज्वाइन कर रहा है। रूडो जवाब देता है कि वो बस थोड़ी मदद करने आया है, जैसे ही उसका मकसद पूरा होगा वो चला जाएगा। रूडो मन ही मन सोचता है कि ये जानका पहले से अलग ही इंसान लग रहा है, शायद मुस्कुरा भी रहा है। फिर उसे रेक्टो की बात याद आती है कि उसे भी थोड़ी मुस्कान लानी चाहिए। वो स्माइल करने की कोशिश करता है, लेकिन चेहरा इतना अजीब लग रहा था कि जानका को लगता है कि उसका मजाक उड़ाया जा रहा है। रूडो सफाई देता है कि वो तो बस स्माइल कर रहा था, लेकिन जानका बोलता है कि ये दुनिया की सबसे घटिया स्माइल है, जिसे देखकर तो बच्चे रोने लगेंगे।
रूडो अब अपना मुंह बंद रखकर स्माइल करता है, लेकिन ये देखकर जंका और भड़क जाता है और दोनों की नोक-झोंक लड़ाई में बदलने लगती है। जंका गुस्से में कहता है कि एंजिन ने तुम्हें स्पेशल कहा तो उड़ने मत लगो, हम रोज जान पर खेलकर मॉन्स्टर से लड़ते हैं और तुम अपने मकसद के लिए हम पर एहसान करने आए हो। तुम्हारा मकसद तो जरूर कोई घटिया सा होगा। ये सुनकर रूडो को रेक्टो के आखिरी शब्द याद आते हैं, इस घटिया दुनिया को बदल दो। अब उसका गुस्सा फट पड़ता है और वो जंका को चेतावनी देता है कि उसने उसके मकसद को घटिया कहा, जबकि वो इसके लिए कुछ भी कर सकता है। फिर गुस्से में कहता है कि जबान संभाल कर बात कर कमीने। दोनों अब लड़ाई के लिए तैयार हो जाते हैं। जंका अपनी लाठी को फिर से ट्रांसफॉर्म कर लेता है और रूडो पास के एक डब्बे से लोहे की रॉड निकालकर उसमें अपनी एनर्जी भर देता है। ये देखकर जंका हैरान रह जाता है, क्योंकि उसे लगा था कि रूडो का स्पेशल आइटम सिर्फ उसके ग्लव्स हैं। दोस्तों, एक बात जो एंजिन ने पहले नहीं बताई थी, वो ये कि आमतौर पर किसी इंसान के पास सिर्फ एक ही स्पेशल आइटम होता है और वो सिर्फ उसी को ट्रांसफॉर्म कर सकता है। लेकिन रूडो के केस में कहानी अलग है। उसका स्पेशल आइटम तो उसके ग्लव्स हैं, लेकिन उनमें एक ऐसी यूनिक पावर है जो किसी और के पास नहीं। वो जिस भी चीज को छू ले उसे भी वाइटल इंस्ट्रूमेंट में बदल सकता है। जंका ये देखकर समझ जाता है कि इसी वजह से एंजिन ने रूडो को स्पेशल कहा था। लेकिन फिर भी जंका को पूरा भरोसा था कि रूडो उसे हरा नहीं पाएगा। तभी उसकी लाठी ऊपर से आकर जमीन पर गिरती है और मजे की बात यह कि खुद रूडो को भी नहीं पता चलता कि उसने इसे ऊपर कब फेंका था। जंका तुरंत अटैक करता है और रूडो थोड़ी धीमी चाल में लड़ रहा था। रूडो उसके गाल पर एक वार करता है, लेकिन जंका पर कोई असर नहीं होता और उल्टा वो रूडो को गिरा देता है। तभी जंका नोटिस करता है कि उसके गाल पर तो पॉट चिपकी हुई है, यानी रूडो अब तक एक टॉयलेट प्लंजर से लड़ रहा था। रूडो मासूमियत से पूछता है कि यह प्लंजर क्या होता है। जंका हंसते हुए कहता है कि अरे, जिससे टॉयलेट साफ करते हैं। रूडो कहता है, मुझे कुछ नहीं पता, अब मेरी बारी है बदला लेने की। और फिर वो प्लंजर से जंका पर ताबड़तोड़ अटैक करने लगता है। जंका खुद को पॉट से बचाने की कोशिश करता है और आखिरकार डर के मारे भाग जाता है। रूडो सोच में पड़ जाता है कि पता नहीं ये क्या चीज है, लेकिन इसे जंका तो डरकर भाग गया तो क्यों ना पीछा किया जाए। जंका काफी देर तक भागता है और आखिर में रूडो पिचकारी चलाकर उसे पूरा गंदा कर देता है। तभी एंजिन आ जाता है और दोनों को देखकर कहता है, लगता है तुम दोनों में दोस्ती हो गई। फिर जैसे ही उसे पता चलता है कि क्या हुआ, वो हंस हंस के लोटपोट हो जाता है, तुमने आखिर में पट्टी की पिचकारी चला दी। जंका मुंह छुपाए बैठा था और रूडो को अब जाकर एहसास होता है कि वो इतने समय से पॉट से लड़ रहा था। एंजिन हंसते हुए बताता है कि जंका एक अमीर बाप की औलाद है और उस पर तुमने पॉट लगा दी। खैर, जो भी हो, जंका ही अब तुम्हारा ट्रेनर होगा। ये हमारा सबसे काबिल गिवर है, जिसे वाइटल इंस्ट्रूमेंट्स की अच्छी खासी समझ है और ये तुम्हें भी सिखाएगा। ये सुनकर जंका हैरान रह जाता है कि एंजिन उसे इतना काबिल मानता है। तभी रूडो की नजर पास खड़ी कार के पीछे जाती है, जहां एक लड़की लेटी हुई थी। उसका नाम है रियो और वो भी एक क्लीनर है। रियो रूडो के बालों को छूकर पूछती है, तुमने बाल डाई किए हैं क्या? ये सुनते ही रूडो के गाल लाल हो जाते हैं। सोचता है कि वाह, एक लड़की मेरे बालों से खेल रही है, यहाँ की जिंदगी तो मस्त है यार। एंजिन कहता है कि अब सब घर चलेंगे, यानी क्लीनर्स के हेडक्वार्टर्स। वो लोग एक सुनसान बंजर शहर से गुजरते हुए एक टनल में घुसे और दूसरी तरफ पहुंचते ही सामने था क्लीनर्स का हेडक्वार्टर। रिसेप्शन पर इन्हें सैमू काम की एक लड़की मिली। रियो और जेनका ने रूडो को अलविदा कहकर वहां से निकल लिया और एंजिन ने बताया कि सबसे पहले सैमू ही रूडो की जांच करेगी। रूडो के सामने 2 मक्खियां उड़ रही थीं, जिन्हें सैमू ने बिना हिचकिचाए अपनी चम्मच से मार दिया। फिर उसने रूडो से कहा कि एंजिन ने उसे उसके बारे में सब बता दिया है, वो कहाँ से आया है और उसमें कितना पोटेंशियल है। एंजिन ने बताया कि सैमू का वाइटल इंस्ट्रूमेंट उसका चश्मा है, जो उसकी विजन को बढ़ाता है और जिससे वो किसी भी इंसान के अंदर झांक सकती है। जब सैमू ने रूडो के अंदर देखा तो उसे सिर्फ अंधेरा नजर आया, जिससे वो थोड़ी घबरा गई, लेकिन उसने ये भी माना कि रूडो का शरीर काफी स्ट्रांग है और उसे ज्यादा ट्रेनिंग की जरूरत नहीं होगी। उसका वाइटल इंस्ट्रूमेंट भी अच्छा है, बस उसे उसकी पावर को इस्तेमाल करना सीखना होगा। हालांकि कुछ ऐसा भी था जो सैमू ने उन्हें नहीं बताया। फिर उसने रूडो से पूछा कि उसकी गर्दन में ये गंदगी कहाँ से आई, और ये सुनकर एंजिन हंसने लगा कि इसी वजह से इसके पास मक्खियां मंडरा रही थी। इसके बाद एंजिन रूडो को बॉस से मिलाने ले जाने लगा, लेकिन उसे अंदाजा था कि सैमू ने कुछ तो छुपा लिया है। रास्ते में एंजिन ने बताया कि उनकी टीम में कुल 100 क्लीनर्स हैं, जिन्हें 3 हिस्सों में बांटा गया है, कॉम्बिटेंट्स, सेंटिनल्स और सपोर्टर्स। लेकिन ज्यादातर अपने अपने मिशन पर बाहर रहते हैं, इसलिए सबको एक साथ देख पाना मुश्किल है। वो एक कमरा खोलकर रूडो को कुछ क्लीनर से मिलवाना चाहता था, लेकिन अंदर बहुत भीड़ थी तो उसने तुरंत दरवाजा बंद कर दिया। फिर दोनों बॉस के कमरे की तरफ बढ़े। रूडो तो बस ऊपर जाने का रास्ता पूछना चाहता था, लेकिन एंजिन ने साफ कह दिया कि यहाँ कुछ भी फ्री में नहीं मिलता, जानकारी भी नहीं। उसके बदले यहाँ काम करना पड़ेगा। और हाँ, बॉस से कभी मत पूछना कि उनका वाइटल इंस्ट्रूमेंट क्या है, क्योंकि ये बात क्लीनर्स को भी नहीं पता। बस हम सब उनके ऑर्डर मानते हैं, डर की वजह से नहीं, भरोसे की वजह से। अब रूडो दरवाजा खोलता है, लेकिन अंदर कोई नहीं होता। सैमू बताती है कि बॉस किसी काम से बाहर गए हैं और कुछ दिनों बाद ही लौटेंगे। ये सुनकर रूडो का मूड खराब हो जाता है, क्योंकि वो तो यहाँ सिर्फ बॉस से मिलने आया था, अब उसे जबरदस्ती इंतजार करना पड़ेगा।
तभी रियो अंदर आती है और कहती है कि जब तक बॉस आते हैं तुम हमारे साथ मिशन पर क्यों नहीं चलते। वैसे भी जब तक वो वापस नहीं आते तुम ऑफिशियली क्लीनर नहीं बन सकते, लेकिन कम से कम मेरा काम करीब से देख पाओगे और एक दूसरे को अच्छे से जान भी लेंगे। ये सुनकर रूडो चुप हो जाता है, समझ नहीं आता क्या कहे। सैमो मिशन का डिटेल देती है। पोल्यूटेड जोन के पास एक टाउन है जहां बैरिकेड्स पर छोटे छोटे गार्बेज मॉन्स्टर्स हमला कर रहे हैं और हमें जाकर उन्हें खत्म करना है। रूडो पूछता है ये पोल्यूटेड जोन होता क्या है। सैमो समझाती है कि ये पूरी जगह 3 हिस्सों में बटी है। सेफ जोन जहां इंसान रहते हैं, पोल्यूटेड जोन जहां कचरा मॉन्स्टर्स का कब्जा है, और नो मैन्स लैंड जो सबसे खतरनाक है। नो मैन्स लैंड में इतने बड़े मॉन्स्टर्स होते हैं कि गिवर्स भी उनके सामने नहीं टिक पाते और ज्यादातर लोग वहां जाते ही मर जाते हैं। अब तक सिर्फ 6 नो मैन्स लैंड की लोकेशन पता चल पाई है। वो रूडो से कहती है कि उसकी किस्मत अच्छी थी कि इंजन ने उसे वहां से जिंदा निकाल लिया। फिर पूछती है कि वैसे तुम वहां कर क्या रहे थे। इंजन बस हंसकर कह देता है घूमने गया था। सैमो रूडो को एक मास्क देती है और बोलती है कि पोल्यूटेड जोन में यह हमेशा पहनकर रखना, वरना जल्दी बीमार पड़ जाएगा, और अगर नो मैन्स लैंड में बिना मास्क गया तो 15 मिनट में ही मौत पक्की है। इसके बाद रूडो रियो के साथ मिशन पर निकलता है। रियो कहती है कि यह मिशन बहुत आसान है, तो रूडो बस ध्यान से देखे और सीखे। रूडो सोचता है कि जब वो ऊपर स्पेयर पर था उसे लगा ही नहीं था कि पिट के अंदर शहर भी बच सकते हैं। ऊपर वालों को शायद पता भी हो, लेकिन वो मानते होंगे कि जिसे पिट में फेंका वो मारा गया। लेकिन यहाँ तो जिंदगियां चल रही हैं। रूडो को ये जगह कचरे की तरह नहीं बल्कि खजाने की तरह दिख रही है। उसका बस चले तो ये सब ठीक करके बेच दे। रियो से पूछता है कि बाकी लोग कौन हैं। रियो बताती है कि ये भी क्लीनर्स हैं, लेकिन सपोर्टर्स ब्रांच के, जिनके पास हमारी तरह पावर नहीं होती, लेकिन फिर भी ये टीम के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। तभी एक बंदा रूडो से हाथ मिलाने आता है और उसका हाथ लगभग पिचका देता है। ये है ग्रिस, जिसकी पकड़ इतनी खतरनाक है कि मॉन्स्टर के आर्मर को भी आसानी से तोड़ दे। रूडो अब ठान लेता है कि इस मिशन को ध्यान से देखेगा और जितना हो सके सीखेगा। तभी बैरिकेड्स की तरफ ढेर सारे गार्बेज मॉन्स्टर्स दौड़ते हुए आते हैं, जो बकरी जैसे दिखते हैं। इतने सारे मॉन्स्टर्स देखकर रूडो की जान सूख जाती है, लेकिन रियो हंसकर कहती है टेंशन मत ले, ये वाले बहुत स्लो और कमजोर हैं, बैरिकेड पर डेंट तक नहीं डाल पाएंगे। बकरियां बैरिकेड पर जोर जोर से अपने सिर मार रही थी। रूडो तुरंत समझ गया कि ये मॉन्स्टर्स ना सिर्फ जानवर जैसे दिखते हैं, बल्कि इनका बिहेवियर भी बिल्कुल वैसा ही है। तभी अचानक बड़े ताकतवर भेड़ जैसे मॉन्स्टर्स वहां आ धमकते हैं और बैरिकेड को हिलाने लगते हैं। रूडो घबराकर रियो से बोलता है कुछ करो, लेकिन रियो एकदम कूल अंदाज में मुस्कुराते हुए कहती है टेंशन मत लो, सब कंट्रोल में है, ये बस थोड़े स्ट्रांग है, हम इन्हें आराम से निपटा देंगे, फिर वापस जाकर तुम्हारी वेलकम पार्टी भी रख देंगे। रूडो को समझ नहीं आता कि रियो इतनी शांत कैसे रह सकती है। डर का तो नामो निशान नहीं। रियो कहती है यहां नीचे जिंदा रहना है तो दिमाग ठंडा रखना सीखो। ये सुनकर रूडो को इंजन याद आ जाता है, जो हर वक्त शांत और कॉन्फिडेंट रहता था। उसी वक्त रूडो ठान लेता है कि अब से वो भी बिल्कुल चिल रहेगा। लेकिन तभी एक विशालकाय मॉन्स्टर वहां आता है और बैरिकेड को चीर देता है। पल भर को रूडो के दिल की धड़कन तेज हो जाती है, लेकिन वो अपना हावभाव काबू में रखता है। रियोस जानवर को देखकर कहती है इतना कमाल का मॉन्स्टर मैंने पहले कभी नहीं देखा, और फिर अपनी जेब से एक बड़ी कैंची निकालती है, उसका वाइटल इंस्ट्रूमेंट। रियो कैंची का साइज बढ़ाती है और उसे अपने पैरों से घुमाने लगती है। पास खड़ा ग्रिस रूडो को बताता है कि इस हथियार का नाम है रीपर। ज्यादातर लोग कैंची हाथ से चलाते हैं, लेकिन रियो पैरों से इस्तेमाल करती है, यानी गिवर अपने इंस्ट्रूमेंट को कैसे यूज करेगा ये पूरी तरह उसी पर डिपेंड करता है। ग्रिस रूडो को चेतावनी देता है तू बस देखने आया है, लेकिन चौकन्ना रहना जरूरी है। उसी वक्त एक भेड़ जैसा मॉन्स्टर पीछे से रूडो पर हमला करता है, लेकिन ग्रिस एक जोरदार थप्पड़ से उसे रोक देता है और फिर उठाकर रियो की तरफ फेंक देता है। रियो उसे एक ही वार में काट देती है और बाकी सपोर्टर्स को चिल्लाकर कहती है मेरी तरफ और मॉन्स्टर्स फेंको। रूडो अब समझ चुका है कि सपोर्टर्स के पास पावर नहीं होती, इसलिए वो मॉन्स्टर्स को मार नहीं सकते, लेकिन वो उन्हें इतना कमजोर कर देते हैं कि गिवर्स का काम आसान हो जाए। इस तरह सब एक टीम बनकर लड़ते हैं। रियो ने लगभग सभी मॉन्स्टर्स खत्म कर दिए हैं, बस वो विशालकाय जानवर बचाए जिससे वो भिड़ रही है। तभी एक छोटा मॉन्स्टर जो अब भी जिंदा था एक सपोर्टर पर हमला कर देता है। रूडो बिना सोचे कूद पड़ता है और उसे बचा लेता है। अगर मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मुझे क्लीनर्स ज्वाइन करना पड़ेगा, और मैं किसी पर बोझ नहीं बनना चाहता। उसके हाथ में एक डंडा है और अब वो उसे ट्रांसफॉर्म करने लगता है। रूडो का डंडा ट्रांसफॉर्म होकर एक पिंजरे में बदल जाता है। खुद रूडो भी हैरान है कि इसने ये कैसे कर लिया। मॉन्स्टर अपने दांतों से पिंजरा तोड़ने ही वाला था कि रियो आकर उसे खत्म कर देती है। वो रूडो की तारीफ करती है कि उसने किसी की जान बचाई,
ग्रिस रियो से पूछता है, बड़े वाले को खत्म कर दिया? रियो कहती है, 2 टुकड़े तो कर दिए, लेकिन फिर भी ये मरा नहीं। ये बात वाकई अजीब थी, क्योंकि कचरा मॉन्स्टर्स जो जानवरों की तरह होते हैं, वाइटल इंस्ट्रूमेंट से कटने पर मर ही जाते हैं। रियो सोचती है, अगर ये नहीं मर रहा तो अब इसे इतने टुकड़ों में काटूंगी कि ये कुछ कर ही ना पाए। ग्रिस कहता है, ये तो नया टाइप का मॉन्स्टर है, इसकी रिपोर्ट करनी चाहिए। वो और सपोर्टर्स थोड़ी दूरी पर हट जाते हैं, जबकि रियो फिर से उस पर हमला करने लगती है। रूडो पूछता है, मैं क्या करूं? लेकिन रियो जवाब नहीं देती, बस फोकस्ड होकर मॉन्स्टर के बाल काट देती है और देखती है कि उसके सिर के अंदर कुछ चमक रहा है। मॉन्स्टर पागल हो जाता है और एक अटैक में रूडो को भी चोट पहुंचा देता है। रूडो के मन में गुस्सा और निराशा दोनों है। उसे याद आता है कि उसका असली मकसद उस कमीने को मारना है जिसने रेक्टो को मारा, और ऊपर की दुनिया के लोगों को सबक सिखाना है। लेकिन यहां वो अपनी पावर को समझ ही नहीं पा रहा है। उसके दिमाग में सिर्फ एक बात गूंजती है, मैं बेकार हूं, मैं कचरा हूं। तभी ग्रिस उसका हाथ पकड़कर पीछे की तरफ खींचते हुए कहता है कि इतनी जल्दी हार मत मानो। वहीं रियो को आखिरकार मॉन्स्टर का वीक पॉइंट मिल जाता है, उसके सिर के अंदर। एक बार में वो वहां अटैक करती है और मॉन्स्टर धूल में बदल जाता है। रियो बताती है कि उसने उसके पावर सोर्स पर वार किया, जो कि एक चाकू निकला, यानी ये एक वाइटल इंस्ट्रूमेंट था। लेकिन सवाल यह है, ये चीज उस कचरा मॉन्स्टर के अंदर गई कैसे? क्या ये मुमकिन भी है? दूसरी तरफ हम उसी आदमी को देखते हैं जो रूडो को बेचना चाहता था। अब वो एक अंधेरे कमरे में है और उसके सामने बैठा है एक हुडी पहने शख्स। वो उससे पूछता है, ऊपर से आया हुआ लड़का अब कहाँ है? कहानी शुरू होती है जनका से, जिसे एक कमरे से तेज शोर सुनाई दे रहा था। वो दरवाजा खोलता है तो अंदर सभी क्लीनर्स मस्ती कर रहे होते हैं। जनका रियो से पूछता है कि यहाँ क्या चल रहा है, तो रियो बताती है कि ये रूडो के लिए वेलकम पार्टी है। वहीं एक कोने में रूडो सिर झुकाए टेबल पर बैठा है। रियो समझाती है कि कल की फाइट में वो अपनी पावर इस्तेमाल नहीं कर पाया, इसी वजह से उसका मूड खराब है। जनका फाइट के बारे में जानना चाहता है तो रियो समझाती है कि उनका सामना एक बड़े से कचरा मॉन्स्टर से हुआ था, लेकिन उसका कोर एनिमा नहीं बल्कि एक ऑब्जेक्ट था, किसी का वाइटल इंस्ट्रूमेंट, जिससे वो मॉन्स्टर और भी स्ट्रांग बन गया था। ये जानकर सबके होश उड़ गए थे, लेकिन वापस आकर सबने पार्टी करना शुरू कर दिया। थोड़ी देर में एंजिन और सैम्यो भी आने वाले हैं। इधर रूडो के पास ग्रिस आता है और कहता है कि तुमने कल अच्छा काम किया, तुमने फोलो की जान भी बचाई थी, तो ऐसे मुंह लटकाए बैठे क्यों हो? रूडो कहता है कि उसके बाद वो कुछ नहीं कर पाया और ग्रिस और रियो को उसे बचाने आना पड़ा। वो हमेशा गड़बड़ कर देता है, जैसे वो ऊपर स्पेयर में करता था, गुस्से में किसी से भी भिड़ जाता और फिर रेक्टो को उसे बचाने आना पड़ता था। कल की फाइट में भी वो बस देखता ही रह गया। उसे लगता है कि जल्दी ऊपर वापस जाना होगा, वरना वो सबके लिए मुसीबत बनता रहेगा। गिरिस फिर भी उसका शुक्रिया अदा करता है, क्योंकि ज्यादातर लोग सपोर्टर्स को कमजोर और बेकार समझते हैं, लेकिन रूडो ने उनसे इज्जत से बात की थी। फोलो ने ये टीम इसलिए ज्वाइन की थी ताकि वो ट्रैश मॉन्स्टर्स को मार सके, लेकिन पावर के बिना वो ऐसा नहीं कर सकता, इसलिए वो एक ऑब्जेक्ट का ध्यान रख रहा है ताकि एक दिन वो गिवर बन सके, और जब पावर मिल भी जाए तब भी वो सपोर्टर ही रहेगा, ताकि साबित कर सके कि सपोर्टर्स का काम भी उतना ही जरूरी है। फिर वो रूडो से पूछता है कि तुम क्या चाहते हो, ऊपर रहते हुए तुम्हारा सपना क्या था? रूडो चुप रहता है। गिरिस बस इतना कहता है कि खुद पर भरोसा रखो, और तभी वहां एंजेन आ जाता है। इसके बाद रूडो से पूछा जाता है कि उसने कुछ खाया या नहीं। रियो, जनका और गिरिस उसे अपने साथ खाने बुलाते हैं और वो भी उनके साथ बैठ जाता है। इसी दौरान जॉब नाम का एक लड़का दीवार पर पेंटिंग बनाने लगता है। दूसरी तरफ सीन कट होता है उस आदमी पर जिसने पहले रूडो को पकड़ा था। वो एक अनजान शख्स को रूडो के बारे में सब कुछ बता देता है, लेकिन वो शख्स उसे वहीं मार देता है और कहता है ये रूडो तो बड़ा अच्छा तोहफा रहेगा। फिर हम सैमियो को देखते हैं जो अपनी डेस्क पर बैठी टेलीफोन को घूर रही होती है। अचानक फोन बजता है, नया मिशन आ गया है। इस मिशन के लिए जनका और गिरिस की टीम को भेजा जाना है। कोई पूछता है कि मिशन में रूडो क्यों है, ये तो अभी ऑफिशियल क्लीनर भी नहीं है। सैमियो बताती है कि इस मिशन का कनेक्शन रूडो से है। दरअसल एक व्यापारी पॉल्यूटेड जोन से अपना सामान लेकर आ रहा था। रास्ते में उस पर एक ट्रैश मॉन्स्टर ने हमला कर दिया और उसका कीमती सामान चुरा लिया। व्यापारी चाहता है कि हम मॉन्स्टर को मारकर वो सामान वापस लाएं। लेकिन वो सामान कोई चीज नहीं बल्कि स्पेयर से आया हुआ एक जिंदा इंसान है, बिल्कुल रूडो की तरह। ये अजीब है कि इतने कम समय में ऊपर से 2 लोग आगे रहे। सैमियो को लगा कि शायद रूडो इस नए स्पेराइट से मिलना चाहेगा, हो सकता है ऊपर वापस जाने का कोई क्लू मिल जाए। रूडो सोचता है कि वो अपनी पावर यूज करना नहीं जानता और शायद फिर से बोझ बने, लेकिन इतना बड़ा मौका हाथ से नहीं जाने दे सकता। सैमियो कहती है कि वैसे तो वो एंजिन को भेजना चाहती थी, लेकिन वो किसी और काम में लगा है। उसी ने कहा कि मेरी जगह जनका को भेज दो, और जनका ये सुनकर बहुत खुश हो जाता है। फिर सब मिशन के लिए निकलते हैं। रास्ते में रूडो ग्रिस से पूछता है कि वो हथियार क्यों नहीं रखता, तो ग्रिस कहता है कि उसके दोनों हाथ ही काफी हैं।
एक दूसरा आदमी बताता है कि ग्रिस एक ताबीज रखता है और मिशन से पहले उसकी पूजा करता है ताकि सब सेफ रहें। ग्रिस हंसकर कहता है कि ये तो मुझे बहुत सस्ते में मिल गया था और प्रे करने में किसी का नुकसान भी नहीं है। तभी इनके पीछे एक लड़का आता है और कहता है, मैं वही व्यापारी हूं जिसने तुम्हें मिशन पर बुलाया है। और यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, आपको ये एपिसोड कैसा लगा? मुझे तो ये काफ़ी फनी लगा, खासकर पॉट वाली फाइट। अगर आपको भी मज़ा आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और अगर आप नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलें। मैं मिलता हूँ आपसे बहुत जल्द अगले एपिसोड के साथ। शुक्रिया।